हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने चैनल फिज़िक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये हमारा क्लास 12th फिज़िक्स की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का 14th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आज का पहला टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर किस तरह से निकालते हैं, और अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होती है ये निकालना हम सीखेंगे। इसके बाद आज का थर्ड टॉपिक रहेगा कैपेसिटर क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर के साथ। आज के इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो बच्चों, ये जो टर्म कैपेसिटेंस है ये एक्चुअल में क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक की वह एबिलिटी, वह क्षमता जिसके द्वारा वह क्या कर सकता है, किसी चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज देने के बाद उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, V हो गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि ये जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, यानी कि जितना ज़्यादा मैं चार्ज उस कंडक्टर को दूंगा उसका पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा राइज करेगा। और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी को मैं यहाँ से रिमूव करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, Q इज इक्वल टू CV। ये जो C है ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या है, ये एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। तो यहाँ से अगर इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करें तो यहाँ से C किसके बराबर आ जाएगा, Q/V के बराबर आ जाएगा। यहाँ से V किधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा Q के, तो C किसके बराबर आ गया, Q/V। यानी कि कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गई, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किसकी रेशो है ये, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द, यानी कि डिवाइड में यहाँ पे क्या आया, टू द पोटेंशियल डिवेल्प्ड इन द कंडक्टर। तो चार्ज गिवन डिवाइड बाय पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आया कि ये जो रेशो है Q/V की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अभी जो कैपेसिटेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कि उसका साइज कैसा है और उसकी शेप जो है वो किस तरह की है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, कि वो जो कंडक्टर है वो किस तरह के मीडियम के अंदर रखा गया है, उसके चारों ओर किस तरह का मीडियम है। और ये जो कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट बच्चों क्या होती है, फैराड। और ये जो कैपेसिटेंस की यूनिट का नाम फैराड रखा है ये किसके नाम पे रखा है, ये माइकल फैराडे के नाम पे रखा गया है, जो एक फेमस फिजिसिस्ट थे। अब बच्चों हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम C से लिखते हैं, और वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है चार्ज गिवन टू द कंडक्टर डिवाइड बाय पोटेंशियल डिवेल्प्ड इन द कंडक्टर। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये 1 फैराड कब होगी, जब ये जो चार्ज है ये 1 कूलम का हो और ये जो पोटेंशियल है ये 1 वोल्ट हो। यानी कि यदि हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज दें और उसकी वजह से उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट तक राइज हो जाए, तब हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैराड होगी। यानी कि ए कंडक्टर हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड if a charge of 1 coulomb given to it rises its potential by 1 volt। यानी कि 1 कूलम का चार्ज देने के बाद यदि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए तब हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैराड है। और बच्चों ये जो फैराड है ये काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, इसलिए प्रैक्टिकल केसेस में हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो माइक्रो फैराड या पिको फैराड होती है। माइक्रो फैराड यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻6 फैराड होगा, और जो पिको फैराड होगा वो हमारे पास होगा 10⁻⁻12 फैराड।
इसके बाद आइए बच्चों, अब हम सीखें कि स्फेरिकल कंडक्टर के केस में हम कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका सेंटर पॉइंट हमारे पास है O और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास है स्मॉल r। इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने प्लस Q चार्ज दिया। हमें पता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस कारण से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे यह सॉलिड सफियर हो या फिर ये हॉलो सफियर हो। दोनों ही केसेस में ये चार्ज इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि इसके पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसके जिस मर्जी पॉइंट के ऊपर अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालें वो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। अब ये भी हमें पता है कि एक चार्ज्ड सफियर के केस में ये जो सफियर है ये इस तरह से बिहेव करता है जैसा कि सारा का सारा जो चार्ज है वो इसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड हो। इस वजह से इसके सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा V वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। तो ये हमने निकाला पोटेंशियल कहाँ पे, इसके सरफेस के किसी पॉइंट के ऊपर। अब हमें पता है कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस वो किसके बराबर होती है, वो होती है चार्ज गिवन टू द कंडक्टर डिवाइड बाय पोटेंशियल रेज्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो V की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, Q/V की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। यहाँ Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारे पास जो C की वैल्यू है वो कितनी निकली, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि C जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, क्योंकि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्फेरिकल कंडक्टर के केस में R के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस का कंडक्टर होगा उसकी कैपेसिटेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। अब मान लेते हैं अर्थ का केस। तो बच्चों अर्थ जो है वो भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में लिखें तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं अगर हम इस फार्मूला के बीच में सब्सटीट्यूट करें तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी निकलेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखें तो वो हमारे पास आएगी 1/9 इंटू 10⁻9 और R की वैल्यू अगर यहाँ से सब्सटीट्यूट करें तो वो हमारे पास है 6.4 इंटू 10⁻6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारी लगभग निकलती है 711 माइक्रोफेरेड। तो ये जो कैपेसिटी है हमारी अर्थ की वो कितनी आई, 711 माइक्रोफेरेड। अब आप कहेंगे कि ये कैपेसिटी तो बहुत कम आई है, माइक्रोफेरेड में ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, यानी कि 10⁻⁻6 में ये वैल्यू आ रही है। पर एक्चुअल में क्या है कि ये जो फेरेड यूनिट है ये काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। अर्थ की कैपेसिटी यहाँ पे कम नहीं है, यूनिट ही एक्चुअल में फेरेड काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो ये जो कैपेसिटी 711 माइक्रोफेरेड आई है अर्थ की, ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। और बच्चों अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि उससे अगर हम कुछ चार्ज ले लें या उसको कुछ चार्ज दे दें तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से आप समुद्र में देखिए कि कुछ बाल्टी अगर पानी उसके अंदर हम डाल दें या उससे कुछ पानी हम बाहर निकाल लें तो समुद्र के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से अर्थ भी हमारी इतनी ज़्यादा बड़ी है और उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि उससे अगर हम कुछ चार्ज ले लें या कुछ चार्ज उसको दे दें तो उसके ऊपर, उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस कारण से हम मान के चलते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू को हम रेफरेंस वैल्यू यानी कि 0 वैल्यू मान के चलते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं। इन इमेजेस में कुछ सर्किट्स और कुछ कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सर्किट हमारे पास है ये एक रेडियो रिसीवर का सर्किट है और एक एम्पलीफायर सर्किट इसके अंदर है। इसके साथ में ये जो सर्किट हमारे पास है ये एक चार्जर का सर्किट है
और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी इसके साथ में दिखाए गए हैं। तो एक्चुअल में हम इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटर दिखता कैसा है। तो हमारे पास यहाँ जो इस सर्किट के अंदर है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ कंपोनेंट दिखाया गया है। एक कंपोनेंट यहाँ पे है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, इसके ऊपर लिखा है 47 माइक्रोफेरेड एंड साथ में 10 वोल्ट। और ये छोटे छोटे ब्राउन शेड में यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट हैं, इनके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 104। तो ये जो कंपोनेंट है सभी के सभी ये क्या हैं, कैपेसिटर्स हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये देखने में कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट। या फिर ये भी एक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ये, और इसके ऊपर वैल्यू लिखी है 10 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट। तो इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं हमारे पास, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इनके साइड में एक इस तरह की लाइन होती है, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन है, यहाँ पे अगर हम देखें ये लाइट ब्लू शेड के बीच में एक लाइन है, इसके ऊपर ये निशान बना हुआ है ये माइनस का, यानी कि इसके साथ में यहाँ पे जो ये टर्मिनल इसका होगा, ये कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। और ये जो दूसरा टर्मिनल है ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव। इस कंपोनेंट में अगर हम देखें तो ये जो ब्लैक लाइन के पास में यहाँ पे जो टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है, ये जो ब्राउन शेड में कैपेसिटर दिखा रखे हैं, ये हमारे पास है सिरामिक कैपेसिटर। इनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है, दो प्लेट्स के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या है, सिरामिक है। तो ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये सिरामिक कैपेसिटर है। इसके ऊपर वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है 104। इसकी कोडिंग अलग होती है, उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं कि ये कितनी वैल्यू का है। ये जो 104 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में अभी हमारे पास है 0.1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। इसके बाद लास्ट में एक और ये इमेज दिखाई हुई है। ये जो इमेज है ये फ़ैन का कैपेसिटर है। फ़ैन के अंदर लगता है, जो घरों में हमारे पंखे होते हैं उसके अंदर ये होता है। यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 2.50 माइक्रोफेरेड ±5%, यानी कि इसकी वैल्यू की ये क्या है, टॉलरेंस है कि ये वैल्यू 2.50 माइक्रोफेरेड से ±5% ऊपर या नीचे हो सकती है। साथ में ये बता रखा है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज उसकी कितनी है, 440 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। साथ में टेम्परेचर बता रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना विथस्टैंड कर सकता है, ये 85 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होल्ड कर सकता है। इसके बाद आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये क्या होता है और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपेसिटर। तो बच्चों कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज को स्टोर करने के लिए ये एक डिवाइस है। कैपेसिटर में बच्चों क्या होता है, दो कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम, सो दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस। यानी कि दो तो कंडक्टिंग बॉडीज़ होंगी, जैसे कि दो प्लेट्स हो गई कंडक्टर की, और इसके अंदर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिससे ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। तो ये दो कंडक्टिंग बॉडीज़ और एक बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये जो है ये क्या फॉर्म करता है, एक कैपेसिटर फॉर्म करता है। ये जो साइड में मैंने बनाया ये क्या बनाया, वायर्स बनाई। तो इसका जो सिंबल होता है कैपेसिटर का, इन पैरेलल प्लेट्स को हम दर्शाते हैं दो लाइंस के थ्रू। और इसके साथ में इधर ये जो लाइंस मैंने लगाई, ये वाली लाइंस क्या बताती हैं, ये बताती हैं वायर्स। ये जो हमारे पास है ये क्या बता रहे हैं, ये हमारे पास प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, और साथ में ये जो दो वायर्स हैं ये इसका कनेक्शन बताते हैं कि यहाँ से हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर। तो ये जो कैपेसिटर है ये दो तरह के हमारे पास कैपेसिटर होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं फिक्स वैल्यू के, और दूसरे हमारे पास होते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं उसके लिए जो सिंबल है वो हम कैसे दर्शाते हैं, ये हमारे पास होगी वायर, फिर ये पहली प्लेट, ये हमारे पास दूसरी प्लेट, और ये हमारी दूसरी साइड की वायर। तो ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर हम यहाँ पे एक एरो का निशान देते हैं इस तरह से। ये एरो का निशान यहाँ पे क्या बताता है कि ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है इसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है, ये फिक्स वैल्यू का कैपेसिटर नहीं है, वेरिएबल वैल्यू का कैपेसिटर है। इसके बाद बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द शेप, कैपेसिटर्स को तीन टाइप से बांटा जा सकता है। पहला हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है।
तो इस तरह का जो कैपेसिटर होता है उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरी तरह का हमारे पास कैपेसिटर है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो एक प्लेट होगी वो स्फीयर के रूप में होगी अंदर वाली साइड में, एक प्लेट होगी स्फीयर के रूप में बाहर वाली साइड। तो एक जो वायर का कनेक्शन है ये अंदर वाली प्लेट से निकाला जाएगा और दूसरा वायर का कनेक्शन यहाँ बाहर वाली प्लेट से निकाला जाएगा, और इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होगा। तो इस तरह का जो कैपेसिटर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे। और जो तीसरी तरह का कैपेसिटर है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें हमारे पास जो कैपेसिटर होगा, एक प्लेट यहाँ पे अंदर की तरफ होगी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और जो दूसरी प्लेट होगी वो इसके बाहर की तरफ होगी, यानी कि एक और बड़ा सिलेंडर होगा जो इसके बाहर की तरफ है। तो ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई, और साथ में ये जो कनेक्शन है, एक जो वायर का कनेक्शन है अंदर वाली प्लेट से, एक ये बाहर वाली प्लेट से निकल जाएगा, और इनके बीच में जो यहाँ पे मटेरियल भरा होगा वो सारा का सारा क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। तो इस तरह का जो शेप है ये कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन गया। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में मटेरियल किस तरह का भरा है उसके ऊपर डिपेंड जो कैपेसिटर है ये फॉलोइंग टाइप्स का होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जिसमें दो प्लेट्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, या फिर दो प्लेट्स के बीच में अगर हम पेपर रख रहे हैं तो वो पेपर कैपेसिटर बन जाएगा। दो प्लेट्स के बीच में अगर हम माइका यूज़ कर रहे हैं एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल तो वो माइका कैपेसिटर होगा। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में सिरामिक का यूज़ करेंगे तो वो सिरामिक कैपेसिटर कहलाएगा। ये जो कैपेसिटर्स हैं बच्चों, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं उनके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बीच में भी इनका यूज़ होता है। जैसे रेडियो सेट्स में, टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या अप्लाइंसेस हैं हमारे, मोबाइल के चार्जर्स हैं, जो फ़ैन है घरों में, इनमें तो यहाँ पे हम इन कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद आइए बच्चों अब हम समझें कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, यानी कि कैपेसिटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे मैं इसको चार्ज दूंगा इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके ऊपर जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको और ज़्यादा चार्ज देता हूँ तो वो आसपास के सराउंडिंग में लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस टाइम पे क्या होगा कि चार्ज मैक्सिमम हो गया और उसका पोटेंशियल भी मैक्सिमम रीच कर गया, और उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो किसके बराबर होगी, चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल रेज्ड के बराबर होगी। अब इसके बाद अगर इस चार्ज कंडक्टर के पास में अगर हम दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आएँ तो क्या होगा कि उसके ऊपर भी कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट ए के ऊपर, ये क्या करेगा, प्लेट बी के जो माइनस वाले चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो नियर एंड है बी की लेफ्ट साइड में जो फेस है प्लेट का, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, और इसका जो फार्दर एंड है यानी कि जो राइट साइड है इस प्लेट की, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे। तो अब ये जो माइनस का चार्ज है लेफ्ट साइड पे बी प्लेट की, ये क्या कर रहा है, ए प्लेट के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो प्लस वाला चार्ज है जो दूर वाले एंड पे है, ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, माइनस वाले चार्ज का ज़्यादा होगा। क्यों होगा, कारण ये है कि माइनस वाला चार्ज प्लस वाले चार्ज के यहाँ पे ज़्यादा पास में है, प्लेट ए के ज़्यादा पास में कौन सा चार्ज है, माइनस वाला चार्ज है, तो इसका इफेक्ट भी यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा। तो इस वजह से ओवरऑल इफेक्ट इन दोनों का क्या होगा कि यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल है इसका डिक्रीज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि अब हम प्लेट ए के ऊपर और ज़्यादा चार्ज पुटअप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कैपेसिटी है और ज़्यादा बढ़ गई। अब इसके बाद अगर हम क्या करें, प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर दें, यानी कि यहाँ अर्थिंग कर दें, तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो इसके राइट साइड पे प्लस का चार्ज था इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये प्लस का चार्ज यहाँ से क्या हो गया, ये खत्म हो गया। प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज बचा, माइनस का चार्ज बचा। तो ये जो प्लस का चार्ज था प्लेट बी की राइट साइड पे, ये प्लस का चार्ज क्या कर रहा था, प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा था। अब क्योंकि वो जो प्लस का चार्ज है वहाँ पे रहा ही नहीं, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लेट ए का ये और ज़्यादा कम हो जाएगा, और पोटेंशियल अगर कम होता है तो यानी कि इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि इसके ऊपर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को हम पुटअप कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जब भी किसी चार्ज्ड प्लेट के पास में हम एक अनचार्ज्ड
अर्थ कनेक्टेड प्लेट को लेके आते हैं। तो ये जो चार्ज प्लेट थी इसकी जो कैपेसिटी है ये काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है, यानी कि स्पेस हमारे पास उतना ही है, उतने ही स्पेस के अंदर हम और ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज़ एप्रिशिएबली इंक्रीज्ड। हम चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटेंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज्ड और लो पोटेंशियल कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ नियर इट, यानी कि इसके पास में एक अर्थ से कनेक्टेड एक और कंडक्टर जो अनचार्ज है उसको अगर इसके पास में लाएं तो ये जो पहले वाला कंडक्टर है हमारा जो चार्ज था उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोवाइडेड द टू कंडक्टर रिमेन सेपरेटेड विद सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम इन बिटवीन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नॉन कंडक्टिंग मीडियम रहना चाहिए, चाहे वो एयर हो, चाहे पेपर हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, माइका हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेटिंग मीडिया रहना चाहिए। तो बच्चों ये था कैपेसिटर का प्रिंसिपल। इसके साथ ही बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।